गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। क्वेश्चन मैं सभी को बताना आया हूँ कि पेपर में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे पहुंचना है, सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। सभी को वीडियो को लिंक सेंड कर दें उस टाइम जिन लोगों को अभी नहीं पता चला है कि हमें पेपर में क्या क्या लेकर जाना है, और जिन्हें अभी ये नहीं पता है कि पेपर में किस टाइम पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तो वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ऑप्शन। तो बने रहिए मेरे साथ। ऑप्शन ये चीज़ें पढ़ना एक बार ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी बहुत बड़ी दिक्कत कर देगी ऑप्शन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और हर चीज़ को देखते रहें। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही अभ्यर्थी को अंतिम प्रवेश। जिसने भी अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है वे आज अपना एडमिट कार्ड निकलवा ले। अपने एडमिट कार्ड को 2 फोटो कॉपी निकलवा लें और एक अपने पास रख लें। एक एग्ज़ाम के साथ लेकर जाएं। अपने 2 रंगीन फ़ोटो अपने साथ लेकर जाने हैं परीक्षा में। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी वैलिड है उसको अपने साथ लेकर जाएंगे इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन वहाँ पर फ़ोटो की बात करते हैं तो फ़ोटो वही लेकर जाएंगे जो आपने अपने जब फॉर्म ऑनलाइन कराया था उसमें लगाया था, तो वो फ़ोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है उसमें से एक आईडी आपको लेकर जानी है। 2 काले या नीले बॉल पेन लेकर जाने हैं। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों काले पेन ले जाएँ या नीला, या एक काला एक नीला पेन ले जाएँ। बस वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, कुछ गोले काले पेन से, कुछ गोले हमारे नीले पेन से भर देते, थोड़ा मज़ा नहीं आता है। तो आप 2 भी पेन लेकर जाएँ, जो भी लेकर जाएँ, आप काले लेकर जाएँ दोनों, या ब्लैक या ब्लू लेकर जाएँ दोनों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। जेल पेन का यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले अवश्य पहुँच जाएँ। अगर आपका पेपर 3 बजे से है तो 1 बजे पहुँचे। अगर सुबह को 10 बजे से पेपर है तो 8 बजे वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अगर आप लेट हो जाओगे तो मानसिक तनाव से होकर भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाती है। जैसे आपको समय हो गया 9:30 बज गए, 9 बज गए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता फिर, क्योंकि पेपर 9 बजे से था, आप वहाँ पे लेट पहुँचे हैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको यही टेंशन आएगी यार हमारा पेपर छूट ना जाए, तो इसलिए आप समय से पहुँचे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न है कि परीक्षा केंद्र के आसपास के नकारात्मक लोगों से बचें। किसी से वहाँ पर फालतू बात ना करें, एकांत में बैठें और माइंड रिलैक्स करें। थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, ठीक है ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। जिन अभ्यर्थियों का पेपर कल है वह आज जो भी पढ़ना है दिन में पढ़ें, रात को थोड़ा हल्का खाना खाएँ और एक कोई मनोरंजन की वीडियो देखकर टाइम से सो जाएँ। रात को पढ़ाई बिल्कुल नहीं करें। मैथ के लिए 2D और 3D का फॉर्मूला जरूर याद कर लें जाए। बाकी आपने सब तैयार कर ही लिया होगा। हर सब्जेक्ट में हर टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा क्वेश्चन। तो जो चीज़ आपने पढ़ी है सिर्फ उसको रिवीजन करना था, क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। अंत में आप बेफिक्र आप अपने सामने से कॉन्फिडेंस रखें और हमने जो भी पढ़ा है वह सबसे अच्छा पढ़ा है और एनफ पढ़ा है, ठीक है। एनफ पढ़ा यानी पर्याप्त पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आउट ऑफ सिलेबस तो उसको भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा हाल में किसी भी बात ना करें, ना ही पर्चा आदान प्रदान करें। ऐसा आप नकल की श्रेणी में आओगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसे अंग्रेजी संस्करण की मान्य होगा, आप अंग्रेजी में पढ़कर उसका आंसर चूज कर सकते हैं। आपके इस परीक्षा में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन करें, ज़्यादा निगेटिव ना दें क्वेश्चन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और अफवाहों से दूर रहें। अपने जितना पढ़ा है ईमानदारी से आप अच्छा कर पाए जाएंगे, ठीक है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता, ठीक है। ध्यान रखना है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो आपको हमारी तरफ से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। बेस्ट लक स्टूडेंट, ठीक है। आप अच्छे से पेपर देने जाए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर देंगे और अपनी तैयारी को जो भी आपने पढ़ा है निगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचकर पेपर देने जाएंगे, ठीक है। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपने पर्याप्त पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है क्वेश्चन। किसी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, अपने पेपर में बैठकर आराम से सोचेंगे अपने बारे में और पेपर को सोल्व करेंगे। जो पोर्शन आपको ईजी लगता है पहले उसे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ऐसा मत कर लेना कि हिंदी और जीएस कर रहा हो 50 मिनट में और सोच रहे हो कि अभी कितने 75 क्वेश्चन कर लिए हमने, क्योंकि 37 होते 75 हो जाते हैं और 75 क्वेश्चन बचे हैं। वो आप ये ध्यान रखना कि मैथ और रीजनिंग के बचे हैं, वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। कभी सोचो कि हाँ 50 मिनट में करें, हमारे पास 50-60 मिनट और बची हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आज के लिए यही क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ी सी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा रचनाओं की, उसे देख कर जाना, ठीक है। चलिए बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए। टिप्स थे क्वेश्चन। जो लोग अभी भी एडमिट कार्ड को नहीं निकलवाया है तो एडमिट कार्ड निकलवा दें।
2 फोटो निकलवा लें स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, और आधार कार्ड की फोटो ले जाएं एक, अगर आप चाहते हैं तो, और टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि और क्या लेकर जाना है। ठीक है, चलिए रचनाओं को ट्रिक देख लेंगे एक बार, क्योंकि पेपर से पहले जो चीज़ हमने पढ़ी है उसे एक बार रिविजन कर लें और मेरे साथ बने रहें। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 150 प्रश्न आने वाले हैं और 300 नंबर के हमारे प्रश्न होंगे स्टूडेंट। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से सोल्व करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है अंतिम रात है और बहुत भारी रात है। ठीक है, यही रात अंतिम और यही सबसे कठिन रात है वो शायद आप लोगों के लिए जिनका कल को एग्ज़ाम है। तो ऑप्शन निश्चित रहें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है आपने, आपको हर टीचर ने अपने मेहनत कराई है आपको बहुत अच्छे से। अपने दिमाग में निगेटिव पॉइंट बिल्कुल न लाएं। ठीक है, आज हम G20 के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर G20 की फुल फॉर्म जानते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्या होती है G20 की फुल फॉर्म? जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन अगर किसी को पता है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको आगे। G20 शिखर सम्मेलन, G20 सदस्य देश 19 है, कितने हैं? 20 है। तो G20 में 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ शामिल है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कितने देश हैं? कुल 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। G20 में आपको ध्यान रखना है कि G20 में जो है वो 19 देश, एक यूरोपीय संघ शामिल है। देशों के नाम क्या है जो 19 देश हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की का नाम है वो तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि कौन सा G20 में देश शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सिंगापुर। क्या इसके अंदर कहीं सिंगापुर है? नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश है और एक यूरोपीय संघ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन कि हमारे जो G20 में शामिल देशों के नाम है वो 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है। तो आपके सामने सभी देश हैं, एक बार जरूर देख लेंगे, एक बार नहीं 50 बार देखेंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ। ये हमारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से एग्जाम में, इसलिए हम बार बार इसे पढ़ रहे हैं। 2022 में जो G20 हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2022 में इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ, तो आपको बताना है बाली में हुआ। कहाँ हुआ ऑप्शन? बाली। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2022 में इंडोनेशिया के अंदर किस शहर में ये G20 हुआ था, तो शहर का नाम है बाली, ध्यान रखना है। जैसे 2023 में भारत में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ G20। 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, अभी शहर का नाम क्लियर नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि 2024 में होने वाला G20 जो है वो ब्राज़ील में होगा। ये प्रश्न पैट के में आया था उस टाइम, तो ध्यान रखना है कि 2024 का जो G20 होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील के अंदर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है क्वेश्चन, तो 2024 में ब्राज़ील में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न है 2023 G20 की विश्व शिखर अध्यक्षता जो की है भारत को मिली थी 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता की है भारत ने। क्वेश्चन ध्यान रखना है 2023 में G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितने की? भारत में की। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन यहाँ किसी ने गलती से हो गया है, यहाँ 1 दिसंबर 2022 है, 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक, 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष की भारत ने। और जो अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवन रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग एवं नील रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के, ठीक है क्वेश्चन, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को कमल की पंखुड़ियों के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, ध्यान रखना है आपको। G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ये महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया था। ऑस्ट्रेलियन इस बार G20 में जो अतिथि देश थे वो 9 देश थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने देश थे? 9। तो अतिथि देश जो थे वो कितने थे ऑप्शन? 9 देश थे। और आपको पता है कि G20 में 19 देश सदस्य हैं, एक यूरोपीय संघ है। और इस बार जो अतिथि देश बनकर आए थे वो 9 देश थे। पहला देश था बांग्लादेश, दूसरा था मॉरिशस, तीसरा था नीदरलैंड, चौथा था नाइजीरिया, पांचवा था ओमान, छठा था सिंगापुर, सातवां स्पेन और आठवां संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका था क्वेश्चन। तो और जो राज्य अमीरात होगा क्वेश्चन ये। और नवा था
इजिप्ट, क्या था? इजिप्ट, ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन की सूची, तो यहाँ संस्करण लिखना है आपको, यहाँ देश का नाम लिखना है या शहर और तिथि। तो पहला हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, देश शहर का नाम है वाशिंगटन, 4 से 15 नवंबर 2008। यूनाइटेड किंगडम में हुआ लंदन, 2 अप्रैल 2009 से। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ पीटर्सबर्ग, 24 से 25 सितंबर 2009 में। चौथा हुआ कनाडा, टोरंटो शहर था टोरंटो, कौन शहर में हुआ था? टोरंटो, 26 से 27 जून 2010 में। पांचवा दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया के अंदर शहर था सियोल, 11 से 12 नवंबर 2010 में। फ्रांस में हुआ, फ्रांस के अंदर शहर था कांस, 3 से 4 नवंबर 2011। सातवां मैक्सिको लास कोबोस, तो 18 से 19 जून 2012। आठवां रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, 5 से 6 सितंबर 2013। नवा हुआ ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन, एक शहर का नाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ हुआ था 15 से 16 नवंबर 2014 में। तुर्की में हुआ था, तुर्की के अंदर शहर का नाम है सेरिस एंटालिया, सेरिस एंटालिया, 15 16 नवंबर 2015। 11वां हुआ चीन में क्विंगजर होंगजो, तो 4 से 5 सितंबर 2016। जर्मनी में हुआ हेमबर्ग, 7 से 8 जुलाई 2017। अर्जेंटीना में हुआ ब्यूनस आयर्स, 23 नवंबर से 1 दिसंबर। जापान में हुआ ओसाका में, 28 से 29 जून 2019। सऊदी अरब में हुआ था 15वां रियाद, क्या होता है? रियाद है ऑप्शन, ये क्या है? रियाद, ठीक है, रियाद में हुआ था 21 से 22 नवंबर 2020। इटली में हुआ, इटली के अंदर रोम में हुआ था 2021 में। इंडोनेशिया में के शहर बाली में हुआ 2022 में। और भारत में नई दिल्ली में हुआ 2023 में, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चला G20। और ब्राज़ील में होगा 2024 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। G20 की फुल फॉर्म मैंने आपको पूछी थी क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक नहीं बताई है तो आप देख लेंगे। ग्रुप ऑफ 20, क्या है G20 फुल फॉर्म? ग्रुप ऑफ 20 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। G20 में कितने देश शामिल हैं? तो 19 देश, एक यूरोपीय संघ शामिल है, कुल मिलाकर 20 हैं। तो ध्यान रखना है G20 में कितने देश? 19 देश, एक यूरोपीय संघ। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और G20 का हिस्सा नहीं है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की। तो सिंगापुर इस बार क्या था? ये सिंगापुर जो है जिन G20 में देश में शामिल नहीं है, मगर अतिथि देश बनकर आया था इस बार सिंगापुर। तो ध्यान रखना है कि सिंगापुर G20 में से हिस्सा नहीं है, तो ध्यान ना। और ऑप्शन एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले कि G20 में भारत का, जैसे ये सब G20 जो 19 देश है, इन्हें 5 तरह से बांटा गया है। आपको बता देता हूँ, ये जैसे बॉक्स बना दिए इस तरह से, 5 बॉक्स है, ग्रुप बना दिए 5 ग्रुप। और इन 5 ग्रुप में यहाँ पे 4 देशों के नाम है, इसमें 5 देशों के नाम है, इसमें 3 के, ऐसा कर दिया। तो भारत जो है वो दूसरे ग्रुप में है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, कि 5 ग्रुप में भारत कौन से ग्रुप में है? दूसरे में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बता देना, ठीक है। तो G20 का हिस्सा नहीं है, सिंगापुर नहीं है। इस बार सिंगापुर अतिथि देश बनकर आया था, G20 हिस्सा नहीं है। हिस्सा वही है जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, 19 देश, एक यूरोपीय संघ। G20 की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ध्यान रखना है, इंग्लिश में आएगा तो ध्यान रखना है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में आयोजित कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। 2023 में G20 संस्कृत कार्य समूह कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो MP में हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। G20 अध्यक्ष के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी TWG बैठक 2023 कहाँ हुई थी? कच्छ का रण, गुजरात में हुई थी। ये दोनों प्रश्न बहुत मोस्ट है क्वेश्चन। 2023 में G20 संस्कृत कार्य समूह यानी कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की पहली बैठक खजुराहो में हुई थी, मध्य प्रदेश में। और G20 अध्यक्षता के रूप में हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? कच्छ का रण, गुजरात में। G20 वित्त मंत्रियों की मेजबानी की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? तो बेंगलुरु ने की। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? बेंगलुरु। ध्यान रखना है। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है और किसने किसको माना? ध्यान रखेंगे। हिंदी में किसने किसको प्रथम कवि माना? तो विद्वान है, ये प्रथम कवि है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को माना प्रथम कवि, कि राहु सर पे चढ़ा। तो ध्यान रखना है, राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना? सरहप्पा को माना ऑप्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना? सरहप्पा को। और क्योंकि ट्रिक हो जाएगी, राहुल सांस्कृत्यायन, राहु सर पे चढ़ा, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना? सरहप्पा को। शिव सिंह सेंगर में माना है पुष्प, पूर्णिया या पुष्पदंड, एक ही नाम ऑप्शन, इन 3 नाम से जानते हैं इन्हें। तो शिव को पुष्प चढ़ाओ, ये शिव सिंह सेंगर ने किसे माना? पुष्प को माना। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त यानी गणपति चंद्रगुप्त, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना? शालिभद्र सूरी। जब कोई गुस्सा आ जाता है तो कहते नहीं गढ़शाली, गढ़शाली, तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसको प्रथम कवि माना? शालिभद्र सूरी को माना। ध्यान रखना क्वेश्चन, एक बार जरूर देख के जाना, अगर आपका पेपर है जरूर पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर ये पेपर कैसे निकलेगा, बारीकी की बारीक छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्वेश्चन गायब मत हो जाना, मेरे कहने से बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ। अगर नहीं पूछे जाते तो मैं आपको नहीं कराता क्वेश्चन, इसलिए जरूर देख लेना, 1 से 2 बार नहीं 3 से 4 बार देख के जाना। तो राम कुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को माना था। तो ये बात आपको ध्यान रख करनी है कि राम कुमार वर्मा ने किसको प्रथम कवि माना? स्वयंभू को। तो राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे, तो राम कुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को माना। राम कुमार स्वयं भूमि पर बैठे। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु ने माना था चंद्रवरदाई को, किसे माना था? चंद्रवरदाई। तो मिश्र जी चंद मिनट ठहरे, तो मिश्र बंधु ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना था। बच्चन ने किसे माना था? विद्यापति को माना था। बच्चन ने किसको माना? विद्यापति। क्वेश्चन अगर एक बार में प्रश्न याद ना हो तो दोबारा वीडियो को दोबारा देख लेना, 2 से 3 बार वीडियो को देखकर जुड़ जाना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति को माना था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना था? अब्दुल रहमान को। यहाँ पर आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, बच्चे ने विद्या प्राप्त की, तो बच्चन सिंह किसने माना? विद्यापति को माना। हजारी प्रसाद ने किसको माना? अब्दुल रहमान को माना। हजार रहम करो, तो हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी और रहम से अब्दुल रहमान। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किसको माना? राजा मुंज को माना। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किसको माना? राजा मुंज। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने किसको माना? राजा मुंज। ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो सर्वमान्य प्रथम कवि हैं वो कौन है? शरप्पा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सर्वमान्य प्रथम कवि कौन है? शरप्पा। अगर आदि कवि आपसे पूछता है तो आदि कवि शंभू हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन है? शंभू। आदि कवि शंभू कहा जाता है और प्रथम कवि शरप्पा को कहा जाता है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 आती है कि पूरब में अब तक 36 मरे। कितने मरे पूरब में? 36। तो आ से अवधि होती है, बा से बघेली और 36 से छत्तीसगढ़ी। 36 बना गढ़ी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पूर्वी हिंदी हो गई। तो यहाँ ट्रिक बन जाती है पप बीरप। तो ये बात है ना, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, पश्चिमी में 5, बिहारी में 3, राजस्थानी में 4 और पहाड़ी में पहले 2 थी, अब कितनी है? 3 है। तो कोड बन जाता है पप बीरप 35 34 32। तो हिंदी में हमारी पूर्वी हिंदी में 3 है कि पूरब में अब तक 36 मरे, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में कितनी है? 5 है, बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और कोरवी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। बांगरू, बुंदेली, ब्रज और कोरवी, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ब्रज छोड़ दिया है, यहाँ ब्रज लिख देना। तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और कोरवी। और कोरवी को हम किस नाम से जानते हैं? खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी, ब्रज, ठीक है। पहले बा से बांगरू, बू से बुंदेली, का से कोरवी और बा से ब्रज और को से यानी का से कन्नौजी और बा से ब्रज और को से कोरवी। ध्यान रखना क्वेश्चन। बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, कोरवी। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, कोरवी। तो बाबू कब्र को खोद पश्चिम में। बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और कोरवी। ध्यान रखना क्वेश्चन, पश्चिम में। बिहारी में होती है, बिहारी में भोज करो, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो मैं से मैथिली, माँ से मगही, भोज से भोजपुरी। तो बिहारी में भोज करो, इसमें कितनी थी? 3 थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थानी में 4 होती हैं, कितनी होती है? 4। तो राजस्थानी मामा जमे, तो माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, जैसे जयपुरी और मे से मेवाती। ध्यान रखना है। पहाड़ी में कितनी होती है हमारी? पहले 2 थी, अब कितनी है क्वेश्चन? तो अब कितनी है? 3 है। तो ध्यान रखना है, पहले 2 थी, अब कितनी? 3। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी पर है, तो कुमारगढ़ नेपाल की पहाड़ी पर है, तो ध्यान रखना है। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। पहले कुमाऊनी और गढ़वाली थी, नेपाली नहीं थी। कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो एरीवी कर लेना, एरीवी ब्या बना लेना था, एरीवी काल कुमार। तो आ से बनेगा अभिज्ञान शकुंतलम, री से बनेगा ऋतु संहार, वी से बनेगा विक्रम वर्ष्यम और कु से बनेगा कुमार संभम और माँ से बनेगा माल विक्रागी मित्रम और रा से बनेगा रघुवंशम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, विक्रम वर्ष्यम, कुमार संभम, माल विक्रम मित्रम और रघुवंशम, इसी में ही क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन। अगर कालिदास की रचना पूछेगा तो इसमें ही याद क्वेश्चन करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन। अगर आप एक बार नोट पढ़ कर चले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, रे उपहार, कुशंगी, हुंकार, हुंकार, राम राम। तो रे उपहार, कुशंगी, हुंकार, राम राम। तो रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय पिछली बार पूछी गई थी, दिनकर के गीत, हुंकार। ये किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय और दिनकर के गीत। नेक्स्ट है अश्व घोष की प्रमुख रचनाएं। तो अश्व घोष की है बुद्ध का श्रम ब्रज में, तो बुद्ध चरित्र, श्रद्धोपाद संग्रह, महायान और सूचीवृद्ध। महायान वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि पिछली बार पूछी गई थी। अश्व घोष की प्रमुख रचनाएं, तो ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सुमित्रन पंत की कृतियां ध्यान रखेंगे। सुमित्रन पंत की, तो पहली कृति का नाम है पल्लव, दूसरी है ग्राम्य, तीसरी है युगपथ या युगांत, चौथी है उत्तरा, पांचवी है गुंजन, छठी है ग्रंथि, सातवीं है स्वर्णधूलि, आठवीं है चिदम्बरा, नवीं है वीणा और 10वीं है कला और बूढ़ा चांद। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें जरूर। सुमेध पंत की कृतियां पल्लव, ग्राम्य, युगपथ, युगांत, उत्तरा, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, वीणा, कला और बूढ़ा चांद। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार जरूर देख लेना। एक बार नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार देखना, याद जरूर कर लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम प्रलाप, बकरी का बिलाप, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल, प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी, कृष्णा चरित्र, नील देवी, चंद्रावली। ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम प्रलाप, बकरी का बिलाप, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, नील देवी और चंद्रावली। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख रचनाएं ईट साग में विटामिन, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ईट साग में विटामिन। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखो मैं यहाँ से एक बार रिपीट करता हूँ। इससे बनेगी इंडिया 2020, ई से इग्नाइटेड माइंड, फिर बनेगी टर्निंग पॉइंट, फिर बनेगी गाइडेंस टू सोल्व, वो साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, फिर गाइडिंग टू सोल्व मेरे सपनों का भारत। ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, गांधी जी की रचना है, और बाकी सब एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है, बस ये आत्मकथा है मेरे सपनों का भारत। विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 मिलियन, मिशन इंडिया और माई जर्नी। विटामिन है, मैं बनाएंगे सब मैं, विटामिन, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो पहले ई से बनेगी इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, गाइडिंग सोल्स, मेरे सपनों का भारत, आत्मकथा है, गांधी जी की रचना है, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, मिशन इंडिया, माई जर्नी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, आपको कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट में कि ये हमने आपको पढ़ाए हैं क्वेश्चन चलते चलते, क्योंकि आज की रात बहुत ही खतरनाक होने वाली है आप लोगों के लिए। G20 के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए पढ़ाए हैं, क्योंकि रात सपने में G20 नजर आ रहा था, तो इसलिए आपको मैंने G20 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी। ठीक क्वेश्चन। और हाँ, G20 का जो शेरपा था वो कौन था? अभिकांत, ठीक है, अमिताभ कांत। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि G20 का शेरपा अमिताभ कांत था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे G20 के, ठीक है, जिन्होंने अध्यक्षता की थी G20 की, तो वो कौन थे? भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन। ये कल वाले प्रश्न तो आपने सबने पढ़ लिए होंगे कि साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की सत्ता श्री साहू श्री साहू शांति प्रसाद जैन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1961, स्थापना 1965, यानी स्थापना 1961 और शुरुआत कब हुई थी? 1965 से हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया है भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा। ज्ञान पुरस्कार में यह कितनी लागी? 11 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे। ये सब आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ कर जाएंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 33वां ब्यास सम्मान 2023 किसे दिया? पुष्प भारती, यादें और यादें यादें, ठीक है, ध्यान रखना। जो 32वां किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी 2022 में पागलखाना के लिए। और ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण। और 31 प्रश्न 2013 के साहित्य गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर, किसे? धूल पौधों पर, जो मोस्ट है उन्हें जरूर पढ़ें। हिंदी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के बद्रीनाथ तुमड़ी के शब्द के लिए। और वर्ष 2023 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव मुझे पहचानों के लिए। ध्यान रखना क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा क्वेश्चन कि कोई भी प्रश्न छूट न जाए आपसे। देखो यहाँ ध्यान रखना कि आदिकाल का जो विभाजन हुआ 3 कालों में हुआ है। आदिकाल 1000 से 1500, और मध्यकाल 1500 से 1800, आधुनिक काल 1850 से अब तक। भारतेंदु काल को समाचार पत्र था उत्तन मार्टन 1826 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से।
पंडित जुगल किशोर द्वारा। बंगदूत का प्रकाशन 1828 कोलकाता राजा राम मोहन द्वारा। प्रजातिथि 1861 पंजाब से नवीन चंद्र रोय द्वारा। 1817 में कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1833 में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1900 से 1920 की अवधि को द्विवेदी युग कहते हैं, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने जागरूक द्वारा कल कहा था। 1936 से 1942 की अवधि को हिंदी साहित्य प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है, जिन्हें राजनीति में मार्क्सवाद कहते हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल सोमयंगर ने रखा था। देवनागरी में सुझावों का अंतिम सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? महादेव गोविंद नायडू ने किया था। चलिए क्वेश्चन, और राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खरे हैं। यदि बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में 4 मुख्यतः परिवार हैं। भारोपिया 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिया आग्नेय 1.3%, चीनी तिब्बत 0.7%। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ स्टूडेंट। ये सभी बातें आपको पढ़ के जानी है स्टूडेंट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं छोड़ के चले जाए, ठीक है। भारतीय हिंदू युग में कौन कौन आते हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, अंबिका प्रसाद दत्त और राधा कृष्ण दास। ये बात ध्यान रखना। द्विवेदी युग में, ठीक है, नाथुराम शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महेश्वरण गुप्त और श्याम सुंदर दास। ट्रिक पढ़ कर जाना, ट्रिक जो आपको मैं ट्रिक प्रोवाइड करी वो जरूर पढ़ कर जाना, ठीक है। आपके ग्रुप में सभी क्वेश्चन भेज दूंगा क्वेश्चन, जरूर पढ़ कर जाना, क्योंकि ट्रिक अगर आपने ध्यान रखी तो आपका पहला पार होगा जरूर, पक्का, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। और ट्रिक, ठीक है। अष्टाप की स्थापना 1565 में हुई थी विठलनाथ द्वारा। और ताड़ सप्तक जो है अब तक 4 हुए हैं। चारों ताड़ सप्तक कौन है संपादक? अज्ञे हैं। पहला 1943 में हुआ, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979 में हुआ था, ठीक है क्वेश्चन। हाँ, ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन। अभ्रंश के भेद ये नहीं पढ़ाया अभी आपको। शौरसैनी से पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, और खस से पहाड़ी, शौरसैनी प्रभावित, विराचंड से पंजाबी और सिंधी, और महाराष्ट्रीय मराठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन हुआ है, आदिकाल को वेदगाथा काल कहते हैं, 1000 से 50 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, 1700 से 1900, और आधुनिक काल को 1900 से 84, ठीक है, आचार्य अब तक माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको पढ़ा दिया क्वेश्चन, इस वजह से कि आपका निकट पॉइंट ना रहे दिमाग में, और बाकी आप सभी चीज़ों को रिवीजन करके चले जाएं क्वेश्चन। जितना आपको पढ़ाया है अब तक, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, मुहावरे, बनबड़, लोकोक्तियाँ, जो भी आपके पास है क्वेश्चन, वो सबको पढ़ने एक बार और अच्छे से पेपर देकर आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के लिए क्वेश्चन, और सभी उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छे से करके आएंगे और अच्छे से नंबर लेकर आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। सही प्रश्नों को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ कर जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पढ़ कर जाएंगे तो जब भी हमारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ बने हुए हैं सभी का नंबर आएगा क्वेश्चन। मैं दुआ करूंगा खुदा से कि आप लोगों को जल्द से जल्द नंबर आए, ठीक है। और आप कल को बहुत आराम से पानी लेकर जाना, और पानी पीते रहना क्वेश्चन, कोई भी हाइड्रेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए मैं दुआ करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था क्वेश्चन। सभी अपना अपना रिवीजन कर लें। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। बस क्वेश्चन को कोई नया पढ़ने की कोशिश ना करना, जो पढ़ाया है अब तक उसे रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।